नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो नंबर 4 है। हम लोग कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत 7 एडिशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉर्ले थे और वायसरॉय ऑफ इंडिया मिंटो थे। तो ये दोनों के सहयोग से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था। अब बात करते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का क्या फीचर था। फर्स्ट फीचर है दोस्तों, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंस। The number of member in the Central Legislative Council was raised from 16 to 60. The number of member in the Provincial Legislative Council was not uniform. इस फीचर का सबसे पहला है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ने 16 मेंबर हुआ करते थे, अब ये 16 से बढ़ के 60 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो ये नंबर यूनिफॉर्म नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म था। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं थे, यहाँ पे नंबर कितने भी हो सकते थे। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। सेकेंड, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। बोला जा रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी रखने की बात की जा रही थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखने की बात की गई थी। थर्ड, इट इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर थे उनके फंक्शन को भी अब बढ़ा दिया गया था, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। मतलब अब मेंबर के पास ये राइट था कि वो अब रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, बजट पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सब उनके पास पावर आ गया। फोर्थ, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय एंड द गवर्नर। अब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर में इंडियन को अपॉइंट करने की बात की गई। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो सबसे पहले इंडियन थे जिनको वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन करवाया गया था या ज्वाइन किया गया था। और उनको किस पोस्ट पे ज्वाइन करवाया गया था? तो लॉ मेंबर के पोस्ट पे। फिफ्थ, इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर वर to be elected only by the Muslim voter. Thus, the act legalized communalism, and Lord Minto come to be known as the father of communal electorate. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसके बाद मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1909 में क्या किया गया कि कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को एक लीगल कर दिया गया, जिसके वजह से मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और क्या किया गया, एक तरीके से बोल सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो जो थे वो फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट थे। सिक्स्थ, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। और इसने और क्या किया, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए प्रोवाइड करवाया, यूनिवर्सिटी के लिए करवाया एंड जमींदार के लिए करवाया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये क्या बोलता है? ऑन अगस्त 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द ऑब्जेक्टिव वाज टू बी ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। 20 अगस्त 1917 को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इंडिया में भी अब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज thus enacted which come into force in 1921। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 लाया गया था एक कब जाके फोर्स में आता है? 1921 में फोर्स में आता है। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 को हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मॉन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है,
अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का फीचर क्या क्या था। फर्स्ट फीचर है, इट प्रोवाइडेड फॉर द classification of all the subject of administration into the two category, namely the central subject and the provincial subject। सबसे पहली बार अलग अलग सब्जेक्ट का फॉर्मेशन किया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया था वो डिवोल्यूशन रूल के तहत लाया गया था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंदर एक डिवोल्यूशन रूल लाया गया और डिवोल्यूशन रूल के तहत ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया। These rules facilitated the delegation of authority from center to the province. In this way, act relaxed the central control over the province। इस एक्ट का यूज करके हमें ये समझ में आ रहा था, ये इंडियन प्रोविंस को ज़्यादा पावर दी जा रही थी, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही थी, जो कि ये ऑटोनॉमी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हुआ करता था। The center and the province legislature were authorized to make law on their respective list of the subject. However, the structure of the government continued to be centralized and unitary। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के पास, अब दोनों के पास पावर था कि वो लॉ बना सकते थे रिस्पेक्टिव लिस्ट के अनुसार, मतलब जिसके पास जो लिस्ट का काम है उसके अनुसार वो अपना लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते थे। सेकेंड, it further divided the provincial subject into two parts, transferred and reserved। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो अलग अलग पार्ट में रखा गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या क्या आते थे, तो पब्लिक आते थे, हेल्थ आते थे, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर। लेकिन यही रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर आता था पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस। ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होता था वो गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था, लेकिन इसमें इसको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्टर आते थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। लेकिन यही रिजर्व्ड सब्जेक्ट के लिए बात करें तो ये भी गवर्नर के ही कंट्रोल में होता था, गवर्नर के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे गवर्नर को सपोर्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते थे, वहां पे मिनिस्टर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होते थे। वहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल थे, यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही रिस्पॉन्सिबल हैं। The dual scheme of governance was known as diarchy, a system derived from the Greek word diarch which means dual rule। और इस सिस्टम को डियार्की बोला जा रहा है। डियार्की का मतलब, डियार्की एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है डुअल रूल। लेकिन ये जो डियार्की सिस्टम था ये अनसक्सेसफुल रहा। थर्ड, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by the bicameral legislature consisting of the upper house, Council of State and the lower house Legislative Assembly। सबसे पहली बार बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया गया। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउस, पार्लियामेंट के दो हाउस होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा जिसको आज हम लोग बोलते हैं, उसी को यहाँ पे लोअर हाउस को उस टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। और यहाँ पे जो ज़्यादातर मेंबर जो होते थे अपर हाउस एंड लोअर हाउस का, ये डायरेक्ट इलेक्शन से इनको इलेक्ट किया जाता था। फोर्थ, इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 मेंबर ऑफ द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन द कमांडर इन चीफ वर टू बी द इंडियन। अब 6 में से आपको पता होगा कि वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर रखने की अनुमति थी, तो 6 में से एक तो कमांडर इन चीफ होगा। कमांडर इन चीफ के अलावा कम से कम जो 3 होने चाहिए वो इंडियन होने चाहिए। फिफ्थ, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड द यूरोपियन। और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं था, ये कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया था। सिख के लिए अलग कॉमनल बोर्ड होता था, इंडियन क्रिश्चियन के लिए अलग, एंग्लो इंडियन के लिए अलग, यूरोपियन के लिए अलग। सिक्स्थ, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड अदर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वोट देने के लिए भी यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के बेसिस पे, मतलब जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगा, जो ज़्यादा टैक्स पे करता होगा, या फिर उसके पास कुछ अदर क्वालिफिकेशन होगा, जैसे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा,
उसके पास कोई क्वालिटी होगा, जैसे आर्ट उसको कुछ आता होगा, तो इसके बेसिस पे उनको वोट देने का अधिकार था। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वुमेन को तो था ही नहीं, ये सब मेन की बात की जा रही, मेल में भी सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 7th, it created a new office of the High Commissioner for India in the London and transferred to him some of the function परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। और एक नया ऑफिस बनाया गया जिसे बोला गया हाई कमिश्नर ऑफिस फॉर इंडिया इन लंदन। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो कुछ भी फंक्शन था, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कुछ फंक्शन को कम करके इसके कुछ फंक्शन को ट्रांसफर कर दिया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन को। 8, it provided for the establishment of the public service commission, hence a central public service commission was set up in 1926 for the recruiting civil servant। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1926 में, जो कि सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने का काम किया करता था। 9th, it separated for the first time provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोविंशियल बजट को अब सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पावर दे दिया गया कि वो अपना खुद का बजट बना सकते हैं। 10th, it provided for the appointment of a statutory body to inquire into and report on the working after 10 years of its coming into the force। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को इंक्वायर करने के लिए, इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक बॉडी बनाने की बात की गई, जो कि अगले 10 साल में 21 तरीके से इनेक्ट कर रही है। इसको लाने का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसके लिए बॉडी बनाने की बात की गई। कैसी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी। 11, it proposed the establishment of the Chamber of Prince, also known as the Narendra Mandal। The chamber was inaugurated in 1921। It consisted of 120 members, that is Prince of 108 state and 12 representative of the other state। It was headed by the Viceroy। It facilitated the consultation and discussion on the matter of the common interest। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने प्रपोज किया चैम्बर ऑफ प्रिंस के लिए। चैम्बर ऑफ प्रिंस में मतलब सारे प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंस होंगे और फिर अदर स्टेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते थे, तो ये लोग सारे के सारे प्रिंस का एक ग्रुप होगा। इसी को बोला जा रहा है चैम्बर ऑफ प्रिंस। इसको हिंदी में बोला जाता था नरेंद्र मंडल। इसका शुरुआत 1921 में किया गया था। इसमें टोटल 120 मेंबर थे, जिसमें कि 108 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के प्रिंस थे और बाकी 12 मेंबर जो थे अदर स्टेट के थे। इसका हेड जो था वाइसरॉय हुआ करता था। जो इसमें क्या डिस्कशन किया जाता था, तो कॉमन इंटरेस्ट, मतलब सारे प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी कॉमन इंटरेस्ट की बातें होती थी उसके बारे में डिस्कशन की बात की जाती थी। इसकी शुरुआत की गई थी वहां पे। साइमन कमीशन देखते हैं। इन नवंबर 1927, डेट इज 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल, साइमन कमीशन बनना था 1929 में, लेकिन साइमन कमीशन नहीं बनना था, मतलब एक बॉडी बनानी थी 10 साल बाद, 1919 के 10 साल बाद, यानी कि 1929 में, जो कि ये देखे कि ये जो एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ये अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसमें आगे क्या चेंजेस करने चाहिए। तो ये बॉडी 1929 में बनना था, लेकिन इसको 2 साल पहले ही बना दिया गया, जिस बॉडी का नाम रखा गया साइमन कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया the appointment of the 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report the condition of India under its constitution। बोला जा रहा है कि 7 मेंबर बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इसलिए बॉडी बनाई गई ताकि इंडिया का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1919 में, एक तरीके से बोल सकते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट करना कि इसमें क्या कमियां हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बाइकॉटेड द कमीशन। एक्चुअली था इसमें कि सारे के सारे मेंबर जो थे, सातों के सातों मेंबर इसमें ब्रिटिश थे। इंडियन कोई था ही नहीं, इंडियन को लिया ही नहीं गया था। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 एंड रिकमेंडेशन द एब्लिश्ड ऑफ द डायरकी
extension of the responsible government in the province, establishment of the Federation of the British India and princely estate, constitution of the communal electorate and the so on. To consider the proposal of the commission, the British government convened 3 rounds of table conference of the representation of the British government, British India and the Indian princely estate. यहाँ पे बोला जा रहा है ये कमीशन जो है 1930 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है और अपने रिकमेंडेशन में क्या बोलती है, तो सबसे पहले डेआरकी सिस्टम को जो डुअल गवर्नमेंट था उसको हटाने की बात करती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ाने की बात करती है प्रोविंस में, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया को और फैलाने की बात करती है, इस्टेब्लिश करने की बात करती है, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को नहीं प्रिंसली एस्टेट को भी। टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेड 3 राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली एस्टेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाए। व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इससे जो भी रिजल्ट निकला था, इससे जो भी 3 राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस से जो भी कंक्लूजन निकला था उसे व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के नाम से जाना जाने लगा और इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया ताकि इस पर फाइनल मुहर लग सके और ये रिकमेंडेशन कमेटी ने मान ली और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में गवर्नमेंट में लाने की बात की गई। कॉमनल अवार्ड। In August 1932, Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announces a scheme of the representation of the minority, which come to be known as the Communal Award. 1932 में रामसे मैकडोनल्ड जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नया स्कीम लेके आया गया जिसे बोला गया कॉमनल अवार्ड। The award not constituted separate electorate for the Muslim, Sikh, Indian, Christian, Anglo-Indian and the European but also extend to the depressed class। कॉमनल अवार्ड जो था वो डिप्रेस क्लास को एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर रहा था, यानी कि शेड्यूल कास्ट को एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर रहा था। लेकिन ये बात गांधी जी को पसंद नहीं थी। गांधी जी वाज डिस्ट्रेस्ड ओवर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लास एंड अंडरटूक फास्ट अनटू डेथ इन द एरवादा जेल पूना। लेकिन गांधी जी को ये पसंद नहीं था। गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। कहाँ में? तो उस टाइम ये एरवादा जेल पूना में थे। लास्ट में एग्रीमेंट हुआ कांग्रेस और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में। द एग्रीमेंट नोन एज द पूना पैक्ट, और इस एग्रीमेंट को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गिव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लास। इसमें हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की गई और हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर ही डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व करने की बात की गई। The British government accepted the Pune Pact and modified the Communal Award in respect to the depressed class scheduled caste। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूना पैक्ट को एक्सेप्ट किया और कॉमनल अवार्ड में मॉडिफिकेशन कर दिया और मॉडिफिकेशन करके डिप्रेस क्लास को ही ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर एक सीट दी गई, फिक्स सीट दी गई। दिस मीन्स दैट द प्रोविजन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटेन्ड इन द कॉमनल अवार्ड। यानी कि कॉमनल अवार्ड में जो फिक्स रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस्ड क्लास को दी गई थी उसे वहां से निकाल दिया गया, खत्म कर दिया गया। सब्सिक्वेंटली द प्रोविजन ऑफ द पूना पैक्ट वर इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और ये पूना पैक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में ऐड किया गया। In other words, the composition of the central and provincial legislature under the 1935 Act were based on the modification communal award। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमारा सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो कॉम्पोजिशन बना वो मॉडिफिकेशन कॉमनल अवार्ड के बेसिस पे बना। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935।
5. The act marked a second milestone toward a completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 section and 10 schedule. एक सेकेंड माइलस्टोन अचीवमेंट था इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसमें टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में टोटल 321 सेक्शन लाए गए, बनाए गए और 10 शेड्यूल बनाए गए। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में क्या क्या फीचर था। पहला फीचर बोलता है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन consisting of province and princely state as a unit. The act divided the power between center and unit in terms of the three list: federal list, provincial list, concurrent list. इसमें बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बेसिस पे ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, जिसमें कि प्रोविंस भी था और प्रिंसली स्टेट भी था। इसमें इस एक्ट के बेसिस पे पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सेंटर पावर को 2 हाथों में डिवाइड किया गया, सेंट्रल पावर एंड प्रोविंशियल पावर, और 3 नए नए लिस्ट बनाए गए। फेडरल लिस्ट में जो भी फेडरल लिस्ट पे नियम कानून बनाने का काम था सेंटर का, इसमें टोटल 59 आइटम को ऐड किए गए। प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम थे, इसमें नियम कानून का बनाने का काम था प्रोविंस का। और कंकरेंट लिस्ट में टोटल 36 आइटम डाले गए हैं, इसमें दोनों नियम कानून बना सकते थे, सेंटर भी और स्टेट भी। आज भी यही होता है। रेजिडेरी पावर क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रेजिडेरी पावर क्या होता है कि वैसा कोई आइटम जो कि ना सेंट्रल लिस्ट में है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में है और ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, कोई नया सा आइटम आ गया है, तो उस पे नियम कानून बनाने का जो हक होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसे रेजिडेरी पावर बोलते हैं। तो रेजिडेरी पावर जो था वो वायसराय के हाथों में था, यानी कि गवर्नर जनरल बोल सकते हैं। हाउएवर द फेडरेशन नेवर कम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन। लेकिन ये फेडरेशन कभी बना ही नहीं, मतलब सेंटर का और स्टेट का फेडरेशन कभी बना ही नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया, मतलब साथ में आने से मना कर दिया। सेकेंड, इट एब्लिश्ड डियार्की इन द प्रोविंसेज एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द प्लेस। और डियार्की सिस्टम को प्रोविंस से हटा दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई, मतलब प्रोविंस अब ज़्यादा ऑटोनॉमस होना चाहते थे। द प्रोविंस वर अलॉटेड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दियर डिफाइंड स्फेयर। प्रोविंस को अब अलाउ कर दिया गया कि वो ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने डिफाइंड स्फेयर में। मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दिस कम इनटू बीइंग इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। और क्या हुआ, ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोविंस में बढ़ाया और गवर्नर को कहा गया कि गवर्नर अब मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में। ये एक्ट जो था 1937 में आया और 1939 तक ही चल पाया, मतलब ये जो फीचर है, ये फीचर 1937 में आया और 1939 तक ही चल पाया। It provide for the adoption of diarchy at the center. Consequently, the federation subject were divided into reserved subject and transfer subject. However, this provision of act did not come into operation at all. Diarchy system प्रोविंस में नहीं थे, लेकिन सेंटर में अभी भी था। फेडरल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में, लेकिन ये भी ऑपरेशन में नहीं आ पाया। फोर्थ, इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन द 6 out of the 11 province. Thus the legislature of the Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the Union Province were made bicameralism consisting of the Legislative Council, Upper House and Legislative Assembly, Lower House. However, many restrictions were placed on them. टोटल 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म लाया गया। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, जो सेंटर में हम 2 हाउस देखते हैं वही प्रोविंस में भी 2 हाउस होंगे। कहाँ कहाँ बाइकैमरलिज्म लाया गया, तो यहाँ पे 6 का नाम है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस आज का यूपी। 5, इट रिजर्व्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट for the depressed classes. It also extended the special representation to the women and the labor.
ये जो एक्ट था वो जनरल सीट जो था वो डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्व कर दिया और वोमेन के लिए और लेबर क्लास के लिए भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया। 6. It abolished the Council of India established by the Government of India Act of 1858. The Secretary of State for India was provided with a team of advisors. और यहाँ पे बोला जा रहा है कि काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इसने काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश कर दिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंदर बनाया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एक टीम ऑफ एडवाइजरी प्रोवाइड करवाया गया। 7th, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। फ्रेंचाइज को बढ़ाया गया, अप्रॉक्स 14% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बाद। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। और क्या बोला जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया ताकि कंट्री के करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल कर सके। 9th, it provide for the establishment not only the Federal Public Service Commission but also a Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for 2 or more province। यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत की गई और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत की गई और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी शुरुआत की गई 2 या 2 से ज्यादा प्रोविंस के लिए। 10, It provide for the establishment of the federal court which was set up in 1937। फेडरल कोर्ट की शुरुआत की गई, फेडरल कोर्ट यानी कि उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत की गई 1937 में। 11th, It separated Burma from the India। 1935 के एक्ट के तहत ही बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया था। 12th, It created 2 new province of Odisha and Sindh। 2 नए प्रोविंस की बनाया गया, ओडिशा और सिंध, सब इसी एक्ट के अंदर हो रहा है। 13, इट प्रोवाइड फॉर सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। 14th, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल रेलवे अथॉरिटी टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेलवे। रेलवे के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाया गया जिसको बोला जा रहा है फेडरल रेलवे अथॉरिटी, जो कि सेंट्रल लेवल पर रेलवे को एडमिनिस्टर कर सके। 15, इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द फेडरेशन एंड इट्स प्रोविंस। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाने लगा जो कि फेडरेशन मतलब सेंट्रल लेवल और प्रोविंस लेवल दोनों की ऑडिट कर सके। ऑडिट मतलब जो खर्चा उर्चा हो रहा है, जितने भी टैक्स, कितने टैक्स आ रहा है, कितना कहाँ खर्चा हो रहा है, सब कुछ को ऑडिट करना। लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ऑन February 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय June 30, 1948। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली ने डिक्लेयर किया कि इंडिया से ब्रिटिश रूल 30 जून 1948 को खत्म हो जाएगा। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड। जब ये खत्म होगा तो इंडिया के कुछ रिस्पॉन्सिबल हैंड में ब्रिटिश इंडिया की पावर दे दी जाएगी। द अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। लेकिन जैसे ये घोषणा हुआ वैसे ही जो मुस्लिम लोग का जो डिमांड था वो डिमांड और बढ़ गया और उन्होंने सेपरेट कंट्री की डिमांड करना और जोरों से शुरू कर दिया। अगेन ऑन June 3, 1947 the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है वो कंट्री के उस पार्ट पर अप्लाई नहीं होगा जहां के लोग उसे मानने के लिए एक्सेप्ट ना करें। उसी दिन दोबारा से सेम डे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने पार्टीशन प्लान ले आया जिसको हम माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग।
ये प्लान जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। द इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनैक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इस एक्ट को हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी बोलते हैं। अब बात आता है कि फीचर क्या क्या था इस एक्ट का। फर्स्ट, इट इंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। बोला जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा, सॉवरेन स्टेट बन जाएगा। सेकेंड, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विथ द राइट टू सिसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। सेकेंड एक्ट बोलता है कि इंडिया की पार्टीशन करने की बात कही गई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दो अलग अलग कंट्री की फॉर्मेशन की जाएगी। एक डोमिनियन ऑफ इंडिया होगा एंड पाकिस्तान होगा, दूसरा पाकिस्तान होगा, और इनके पास आज़ादी होगी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अपने आप को पीछे ले सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। Third, it abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. His Majestic government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को यहाँ पे हटाने की बात की गई और गवर्नर जनरल बनाने की बात की गई। गवर्नर जनरल जो होगा ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन डोमिनियन कैबिनेट के एडवाइस पर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया में काम करेगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। मतलब एक तरीके से बस उसका मन रखने के लिए यहाँ पे गवर्नर जनरल का पोस्ट रखा जा रहा है, बस ब्रिटिश गवर्नमेंट का मन रखने के लिए, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक के लिए बस। Fourth, it empowered the Constituent Assembly of two dominion to frame and adopt any constitution for their respective nation and to repeal any act of the British Parliament, including the Independence Act। ये एक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दिया, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने अनुसार से नेशन के लिए बना सकते हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया किसी भी नियम कानून को रख सकते भी हैं और नहीं भी रख सकते हैं। फिफ्थ, इट empowered the constituent assembly of the both dominion to legislate for their respective territory till the new constitution were drafted and enforced। ये जो एक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया कि ये दोनों डोमिनियन को लेजिस्लेट कर सके जब तक कि इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है और लागू नहीं होता है। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पोजेज आफ्टर अगस्त 15, 1947 वाज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियन अनलेस इट was extended by the law of the legislature of the dominion। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगस्त 15, 1947 के बाद ब्रिटिश का कोई भी नियम कानून इंडिपेंडेंट स्टेट पे नहीं लगेगा अनटिल और अनलेस वो खुद से ना रखना चाहें। सिक्स्थ, इट एबलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को खत्म कर दिया गया, उसके जितने भी काम काज थे उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर को ट्रांसफर कर दिया गया। सेवंथ, इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पारामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशन विद द ट्राइबल एरिया फ्रॉम द अगस्त 1947। और बोला गया कि अगस्त 15, 1947 के बाद से ब्रिटिश का जो कंट्रोल है प्रिंसली स्टेट पर वो नहीं रहेगा, ना ही ट्राइबल एरिया के ऊपर कोई कंट्रोल रहेगा, सब इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है। 8. It granted freedom to the Indian princely state either to join Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें इस एक्ट के तहत कोई भी प्रिंसली स्टेट चाहे इंडिया को ज्वाइन कर सकता है या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है या फिर इंडिपेंडेंट रह सकता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन of the province by the Government of India Act of 1935 till the new constitution were framed। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नेंस जो होगी प्रिंसली स्टेट की या फिर प्रोविंस की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत ही होगी जब तक दोनों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। 10th, it deprived the British monarch of his right to veto bill
or ask for the reservation of the certain bill for his approval, but the right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assist any bill in the name of His Majesty. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रिटिश मोनार्क के हाथों में जो पावर था उस पावर को खत्म कर दिया गया। जो वीटो पावर था ब्रिटिश मोनार्क के हाथों में उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी हर एक चीज से खत्म नहीं किया गया था। अभी भी कुछ कुछ चीजों के लिए अप्रूवल लेना होता था। राइट जो था गवर्नर जनरल के पास में रिजर्व था। गवर्नर जनरल चाहे तो ब्रिटिश क्राउन के नाम से कोई बिल लाया जा सकता है, उसको लागू करवाया जा सकता है। 11th, it designated the Governor General of India and the provincial governor as a constitutional nominal head of the state. यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया जाएगा। They were made to act on the advice of the respective council of minister in all matter, और एक council of minister के एडवाइस पर काम करेंगे। It discontinued the appointment of the civil service and reservation of the post by the Secretary of State for India. ये एक्ट जो था वो सिविल सर्विस को डिसकंटिन्यू करने, अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस को डिसकंटिन्यू करने की बात कर रहा था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पोस्ट को रिजर्व करने से हटाने की बात कर रहा था। जो भी मेंबर सिविल सर्विस में अपॉइंट हो गए थे 15 अगस्त 1947 से, वो लोग एंजॉय करेंगे अपने सर्विस को, नई भर्तियां नहीं होगी। At the stroke of the midnight of 15th August 1947, the British rule come to an end and the power was transferred to the two new independent dominion of India and Pakistan. और 14 और 15 अगस्त की रात को ब्रिटिश रूल खत्म हो जाता है और पावर को न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान था। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, और जवाहरलाल नेहरू उनको शपथ दिलवाते हैं। ही स्वर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू को ये शपथ दिलवाते हैं एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल। The Constituent Assembly of India formed in 1947-46 became the Parliament of the Indian Dominion. और जब तक कि हमारा पार्लियामेंट नहीं बनता तब तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बिहेव करेगी पार्लियामेंट के जैसे। द मेंबर ऑफ द बोथ इंटरिम गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द पार्लियामेंट, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर मेंशन्ड इन द टेबल। बोला जा रहा है कि आगे का जो इंटरिम गवर्नमेंट था और पहला जो हमारा कैबिनेट बना था उसका लिस्ट दिया हुआ है। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है? जब तक हमारे के यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब 1947 से 1952 तक हमारे के यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट चल रही थी उस गवर्नमेंट को ही इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब 1947 से 1952 तक जो गवर्नमेंट चल रही थी उसे हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 1। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।